Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों अभी स्किप नहीं करें वीडियो को, 2 मिनट बाद सुन लीजिए। देखिए शिक्षण विधियों के, मनोविज्ञान के, पर्यावरण के, हिंदी के, संस्कृत के और साइकोलॉजी के ये जो टेस्ट सीरीज चला रखी है आपके, तो इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो उन वीडियो को एक बार आप अच्छी तरह से प्लेलिस्टों में देख सकते हो। लेकिन आज से देखो जितने भी टेस्ट आएंगे, अब ज़्यादा दिन आपके पास एग्ज़ाम के लिए बचे हुए नहीं हैं। तो मैंने नंबर 1 टेस्ट शुरुआत से की है, ठीक है। ये आपके शिक्षण विधियों का पहला टेस्ट है, इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अब जो भी वीडियो आएंगे अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, अलग से टेस्ट होंगे और टारगेट है कि कम से कम 40 टेस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम तक हल कर सको साथियों। तो बिल्कुल आपके पास जो लगभग 70 दिन जो शेष बचे हुए हैं, तो उन 70 दिनों में प्रत्येक विषय के आपको 40 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये शिक्षण विधियों का प्रथम टेस्ट है। इसके बाद में आपके सुबह 8 बजे जो वो साइकोलॉजी के 333 प्रश्न थे RBSC और NCERT की किताब से, उन प्रश्नों का सेकंड वीडियो आ रहा है जिसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, अब ये सुबह 8 बजे वाला सेकंड वीडियो है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। RBSC और NCERT के क्वेश्चन है उसमें, तो ये दोनों लेवल के लिए ये वीडियो है शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 1। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, पहला क्वेश्चन है साथियों आपके, प्राप्य उद्देश्य वह शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं और मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो बताइए प्राप्य उद्देश्य शिक्षण के कौन से उद्देश्य है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। तो देखो जो प्राप्य उद्देश्य, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राप्य उद्देश्य होते क्या है। प्राप्य उद्देश्य का मतलब होता है जिन उद्देश्यों को आप कक्षा शिक्षण में एक बार में ही प्राप्त कर सको, तो उसको कहा जाता है प्राप्य उद्देश्य। साथियों इन प्राप्य उद्देश्यों का आप मापन कर सकते हो, इनको माप सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई उद्देश्य आपने निश्चित किया है और एक ही कक्षा में उसको हासिल भी कर लिया, तो उसका आप अंकन भी, माप भी उसको सकते हो। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 1 में। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आपके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपके, निगमन विधि का उपयोग मानसिक क्षमता बढ़ाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, सूत्र की स्थापना करता है या फिर सूत्र का प्रयोग करना। तो राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 2 में, निगमन विधि का उपयोग इनमें से किस लिए किया जाता है। देखो निगमन विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं करती है, मानसिक क्षमता का विकास इससे नहीं होता है, ये सूत्र की स्थापना इसमें नहीं की जाती है। भाई सूत्र की स्थापना तो आपके आगमन में की जाती है, अर्थात जो चौथा विकल्प है सूत्र का प्रयोग करना। तो साथियों निगमन विधि के माध्यम से हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो नेक्स्ट आपके तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है, गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृतियां बना सकेगा और समस्या समाधान कर सकेगा। तो प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर बताइए, इनमें से कौन सा कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण के उदाहरणों के अंतर्गत आता है। तो साथियों देखो, गणना करना, निष्कर्ष निकालना और समस्या का समाधान करना ये कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि गणित की आकृतियां बनाना या फिर अन्य कोई भी आकृतियां बनाना आपके कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विकल्प सही है, फिर आपके थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। साथियों आपके चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है, प्रकृति का अंतर होता है, कठिनाई स्तर का अंतर होता है और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न संख्या 4 में आपका कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है। तो देखो जो उपलब्धि परीक्षा है और जो नैदानिक परीक्षा है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है साथियों,
जिसमें छात्र की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। नैदानिक परीक्षा क्या होती है? जिसमें छात्र की कमजोरियां ज्ञात की जाती है। तो इन दोनों में साथियों उद्देश्यों का अंतर माना जाता है। किसका अंतर माना जाता है? उद्देश्यों का। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। तो बताइए प्रश्न संख्या 5 में मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? देखो मूल्यांकन का निकटतम संबंध, राइट आंसर देना है। लगभग यूँ मान के चलिए कि 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, क्योंकि राइट आंसर इसका है मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी उद्देश्यों से राइट था और यहाँ पर भी उद्देश्यों से ही राइट है। थर्ड विकल्प सही है कि भाई जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं मूल्यांकन में, यही जाना जाता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। तो आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न 5 में वो सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द किस विद्वान द्वारा प्रयोग किया गया? किलपेट्रिक के द्वारा, रिचर्ड्स के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा और स्किनर के द्वारा। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में आपका कौन सा विकल्प सही है? प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर बताइए मित्रों। तो 6ठे क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर निकल के आता है, देखो अगर आप किलपेट्रिक पे हो तो आप गलत हो, क्योंकि किलपेट्रिक ने सबसे पहले प्रोजेक्ट विधि के जनक है किलपेट्रिक, लेकिन प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स महोदय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रिचर्ड्स महोदय के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति दर्शाता है? अभिवृत्ति, अभिरुचि, प्रशंसा और ज्ञानोपयोग। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 में कि बालक सोच रहा है, विचार कर रहा है और उसके बाद में सही निर्णय ले रहा है। तो यहाँ पर प्रशंसा तो की ही नहीं जा रही है, रुचि की भी बात नहीं है। रुचि में तो हम क्या साथियों, जैसे विज्ञान में रुचि है तो विज्ञान मेलों में हम प्रदर्शनी का प्रदर्शन करते हैं, तो इस प्रकार वो होती है रुचि। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति मतलब उसका दृष्टिकोण। बालक सोच रहा है, विचार रहा है, उसके बाद में सही निर्णय ले रहा है, तो मतलब यहाँ पर उसके अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है मित्रों प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो चलिए 8वां क्वेश्चन है आपके, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करती है? करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखना, देखो सुनो और समझकर सीखना। तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में सही आंसर आपको बताना है, कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। देखो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में बालक करके सीखता है, बिल्कुल सही बात है। प्रयोगशाला विधि में बालक निरीक्षण करके भी सीखता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी सीखता है, लेकिन देखो सुनो और समझो ये प्रयोगशाला विधि की विशेषता नहीं है, बल्कि साथियों ये तो प्रदर्शन विधि की विशेषता है। किस विधि की है ये विशेषता? प्रदर्शन विधि की। भाई प्रदर्शन विधि में क्या होता है, अध्यापक प्रदर्शन कर रहा है, छात्र उसको देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। तो ये विशेषता प्रयोगशाला की न होकर के प्रदर्शन विधि की है। चौथा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे। तो 9वां क्वेश्चन, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है। विकल्प है विवेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो प्रश्न संख्या 9 में सही विकल्प बताइए कि कोई भी परीक्षण है, भाई मान लो कि आपने एक परीक्षण का निर्माण किया, यदि वो परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसका मापन कर रहा है और उसकी जानकारी दी जा रही है, तो साथियों उस परीक्षण को हम कहेंगे वेद। क्या कहेंगे उसको? वेदता या वेद परीक्षण उसको कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। आपके 10वां क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। व्यक्तियों व उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। कई पुस्तकों का संग्रह है, सामाजिक अध्ययन है। मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र ही सामाजिक अध्ययन है। और सभ्यता की उत्पत्ति तथा भविष्य के स्वरूप का ज्ञान ही सामाजिक अध्ययन है। तो देखो, सामाजिक अध्ययन के संबंध में जो आपको सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट लगता है उस विकल्प का चयन करना है प्रश्न संख्या 10 में। तो बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 10 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखिए, कई पुस्तकों का संग्रह है। कई पुस्तकें मिलकर के सामाजिक का निर्माण नहीं करती है, सामाजिक अध्ययन का। मानवीय अनुभवों का अध्ययन मात्र ही मतलब सिर्फ मानवीय मूल्य ही आएंगे क्या? और भी चीजें इसमें आती है, इसलिए ये गलत है। अभी आप पहला रहेगा या फिर चौथा सही रहेगा? तो साथियों देखो, व्यक्तियों और उसके पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है उसको ही सामाजिक अध्ययन कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 को अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। उपचार, निदान, त्रुटि या फिर विचार। तो देखो, प्रश्न संख्या 11 में अच्छे तरह से देख लीजिए। देखो, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को हल करके जाइएगा साथियों। इससे नॉलेज भी बढ़ेगा, जानकारी भी बढ़ेगी और अपना मूल्यांकन भी हो सकेगा। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो देखो, अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हमें आती है, जो कमियां हमें होती है, इनका निर्धारण किसमें किया जाता है? निदान में किया जाता है। बल्कि उपचार में तो इन कठिनाइयों और कमियों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो आपका फिर कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां क्वेश्चन, कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले और उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो बताइए प्रश्न संख्या 12 में कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है? सही विकल्प का चुनाव करो मित्रों। तो प्रश्न संख्या 12 में देखो, जो कमजोर बालक है, जो पिछड़े बालक है, इनके लिए जब आप उपचारात्मक शिक्षण करोगे तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण से पहले न होकर के निदानात्मक परीक्षण के बाद में होता है। पहले होता है आपके निदानात्मक परीक्षण और फिर उसके बाद में होता है आपके उपचारात्मक शिक्षण। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? पाठ को अधिक महत्व दिया जाता है, अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है, इकाई योजना को अधिक महत्व दिया जाता है, या नियोजन की प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है? तो बताइएगा प्रश्न संख्या 13 में आपका कौन सा विकल्प सही है? देखो, अच्छे शिक्षण के रूप में सबसे अधिक महत्व नियोजन की प्रक्रिया को दिया जाता है। इकाई योजना नियोजन के अंतर्गत ही आ जाती है साथियों, क्योंकि नियोजन यहाँ पर वार्षिक, मासिक, इकाई, दैनिक, अलग अलग प्रकार होते हैं नियोजन के। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 13 में, क्योंकि अगर हम नियोजन ही नहीं करेंगे तो अच्छा शिक्षण भी नहीं करा पाएंगे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है साथियों, कोई डाउट इसमें भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। तो आपके 14वां क्वेश्चन, आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। छात्र आकृतियों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र वैसी ही आकृतियां खींच सकेंगे, छात्र आकृतियों की प्रशंसा कर सकेंगे और छात्र आकृतियों का प्रदर्शन कर सकेंगे। तो बताइए प्रश्न संख्या 14 में आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? देखिए, जब हमें आकृतियों का अवबोधन, मतलब जब हम आकृतियों के बारे में जान जाते हैं तो साथियों फिर क्या होता है, अवबोधन के अंतर्गत वर्गीकरण करने को सम्मिलित किया जाता है। जब भी हम कहीं भी किसी भी चीज की तुलना करने लग जाएं, अंतर करने लग जाएं, तो साथियों ये वर्गीकरण करने लग जाएं, ये अवबोध के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है 14वें क्वेश्चन में वो ही सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। तो आपके 15वां प्रश्न,
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो बताइए प्रश्न 15 में उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व क्या रहेगा? साथियों प्रश्न संख्या 15 में जो आपका सही आंसर निकल के आता है वो रहेगा व्यवहारिक। देखो मानसिक भी इसका सही आंसर माना जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपकी फर्स्ट चॉइस यहाँ पर व्यवहारिक रहेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व किसे मानोगे? व्यवहारिक। और सेकंड नंबर पे रहेगा मानसिक। विकल्प नंबर आपका थर्ड सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 16 है साथियों, ये देखिएगा, मस्तिष्क विप्लव विधि एक प्रजातांत्रिक विधि है, एक तंत्रात्मक विधि है, व्यवहारिक विधि है और वैज्ञानिक विधि है। तो बताइए प्रश्न संख्या 16 में मस्तिष्क विप्लव विधि को किसके अंतर्गत हम सम्मिलित करेंगे? साथियों मस्तिष्क विप्लव विधि जो है ये एक तांत्रिक नहीं होती है, बल्कि ये एक प्रजातांत्रिक विधि इसको माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? प्रजातांत्रिक विधि माना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 17 है, मूल्यांकन किया जाता है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने हेतु, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने हेतु और उपलब्धि की जांच करने हेतु। तो बताइए प्रश्न संख्या 17 में आपका कौन सा विकल्प सही है? मूल्यांकन इनमें से किस लिए किया जाता है? प्रोन्नति का मतलब है पास या फेल करने के लिए, तो सिर्फ पास या फेल करने के लिए ही मूल्यांकन नहीं करते हैं। प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए भी नहीं साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने हेतु या उपलब्धि की जांच करने हेतु। तो देखो जो मूल्यांकन किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि हमें छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी मिल सके। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आपके 18वें क्वेश्चन को देखेंगे। कमेंट करके जरूर जाइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए जरूर कमेंट करें साथियों। प्रश्न संख्या 18 है, ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। तो बताइए ब्लूम में जो टेक्सोनोमी, ब्लूम की टेक्सोनोमी का नाम सभी ने सुन रखा होगा, इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग कौन सा नहीं रहेगा? तो साथियों समझ भी ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत आती है, प्रयोग भी ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है और ज्ञान भी ब्लूम टेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है। लेकिन साथियों इन्होंने बुद्धि जैसा कोई अंग नहीं बताया है अपनी टेक्सोनोमी में। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी है चार्ट्स, फील्ड ट्रिप, कलर्ड चाक और फिल्म स्ट्रिप। तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावी आप किसे मानते हो? अच्छे से सोचिएगा साथियों, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट्स को तो नहीं माना जाएगा, कलर्ड चाक को भी नहीं। कलर्ड चाक मतलब जो कलर वाले चौक होते हैं ना, जिसपे शामपट पे जो हम लिखते हैं कलर्ड चौक से, वो। तो ये दोनों तो सही नहीं है। फिल्म स्ट्रिप या फील्ड स्ट्रिप, तो साथियों सबसे ज़्यादा प्रभावी फील्ड ट्रिप को माना जाता है। फील्ड ट्रिप्स को माना जाता है। फील्ड ट्रिप्स का मतलब होता है क्षेत्र भ्रमण। क्या होता है? क्षेत्र भ्रमण। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप में क्या होता है साथियों, इसमें बालक किसी भी चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का ज्ञान अर्जित करता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन चैनल पर नए हो तो यार एक सब्सक्राइब आपके करने से आपका कुछ टाइम भी नहीं जाएगा, पैसा भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है साथियों। तो चलिए आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, विज्ञान सबके लिए की पुष्टि की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा और एनईपी 2020 के द्वारा। एनईपी 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखो
विज्ञान सबके लिए, इसकी पुष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। अब हम सुबह 8 बजे वाले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ कोई भी डाउट हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करें साथियों, ठीक है। तो 8 बजे वाले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।